बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट करना है किसका, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री उठो। हाँ जी, इन्वेंट्री इस पे इसके ऊपर एप्लीकेबल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, IS2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या क्या मतलब? ठीक है जी। इन्वेंट्री IS2 के हिसाब से 3 चीजें आपकी इन्वेंट्री हो सकती हैं, डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपके पास 3 किस्म की इन्वेंट्री पॉसिबल। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपके पास 3 किस्म की इन्वेंट्री पॉसिबल। पहली इन्वेंट्री का नाम है रॉ मटेरियल। दूसरे का नाम है वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस। और तीसरी इन्वेंट्री का नाम है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब क्या है? रेडी, रेडी टू सेल। अगर आप एक ट्रेडिंग बिजनेस है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास फिनिश गुड्स नामी इन्वेंट्री होगी। लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपके पास 3 किस्म की इन्वेंट्री होगी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से मुराद जुनेद ने तंग हालात से तंग आकर बिजनेस करने का फैसला किया। तो बोला कौन सा बिजनेस है तो कामयाब है? जुनेद ने तंदूर लगाने का फैसला किया। तो जुनेद तंदूर पे क्या लगा रहा है? रोटी। रोटी इज अ व्हाट, फिनिश्ड। लेकिन रोटी बनने से पहले वो क्या है? आटा। आटा क्या है? रॉ मटेरियल। लेकिन जैसे उस आटे को मजदूर का, लेबर का क्या लग गया? हाथ लग गया। उस आटे में क्या मिक्स हो गया? पानी। तो अब ना वो आटा है ना वो रोटी है, वो आटा और रोटी के दरमियान की कोई चीज। क्या बोले उसको? वर्क इन प्रोसेस। क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास इन्वेंट्री 3 शक्लों में रखी होती है। या तो रखी होगी रॉ मटेरियल में, या वर्क इन प्रोसेस की शक्ल में, या कारोबार आगे बढ़ा जुनेद का, खाने पीने की जो कारोबार अच्छा है, इसने टमाटो केचप की फैक्ट्री लगाने का सोचा, तो टमाटर बोरियों में बंद पड़े हुए रॉ मटेरियल है। और वो टमाटर जो इसने इस कमरे में बिछा दिए हैं और लोगों को उस पर छोड़ दिया है, बोला उछल कूद करो, जिसका क्या बन चुका है? पेस्ट बन चुका है। लेकिन अभी वो पेस्ट केचप बन के डब्बों में पैक नहीं हुआ। क्या है वो? जिसपे काम जारी है, उछल कूद, लेबर की उछल कूद क्या है? जारी है। क्या बोले उसको? वर्क इन प्रोग्रेस। तो मतलब ना वो टमाटर है ना वो केचप है, वो अभी केचप बनने के प्रोसेस में है। वो अभी केचप बनने की क्या है? प्रोसेस में है। क्या बोले उसको? वर्क इन प्रोसेस। क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस। तो इसका मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास कितनी किस्म की इन्वेंट्री है? 3 किस्म। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, और तीनों को ही कौन कवर करता है? IS2 कवर करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात जो आप पढ़ेंगे वो क्या है? IS2 डील्स विथ अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, करंट एसेट की जब आप पढ़ेंगे डेफिनेशन, इन्वेंट्री की नेचर कुछ भी हो, इन्वेंट्री की नेचर कुछ भी हो, इन्वेंट्री हमेशा कौन सी कैटेगरी में आएगी? करंट एसेट में। मिसाल देता हूं मैं आपको। एक बिल्डर है, बिल्डर, बिल्डर का काम क्या है? तो बिल्डिंग्स बिल्डर के लिए क्या है? इन्वेंट्री। अब वो बिल्डिंग बनाने में, बिकने में उसको 1 साल से ज्यादा टाइम भले लगे, तब भी बिल्डिंग्स जो होंगी इन्वेंट्रीज होंगी और करंट एसेट में ही आएंगी। क्यों? अब आप बोलेंगे सर करंट एसेट की डेफिनेशन तो आपने बताई थी, जो कि विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। लेकिन ऐसा नहीं है।
आप जब किताब में करंट एसेट डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये हिस्सा जरूर है, कुछ चीजों को नाम लेकर करंट एसेट बोला गया है, जैसे कैश और बैंक। कैश और बैंक हमेशा क्या कहलाएंगे? करंट एसेट कहलाएंगे। इन्वेंट्री हमेशा क्या कहलाएगी? उसके अलावा जो दीगर चीजें होंगी वो करंट जब मानी जाएंगी जब उनका इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हो। और इस डेफिनेशन पे भी एमसीक्यू आता है कि करंट एसेट या करंट लायबिलिटी क्या होती है, इस पे भी एमसीक्यू आता है। और वो एमसीक्यू आपके मॉडल पेपर में मौजूद है और वहां गलत है, सही नहीं है, डेफिनेशन गलत लिखी हुई है वहां पर, लेकिन जो एग्जाम में आता है वही आता है, सही होकर आता है। ठीक है, देखा है मॉडल पेपर से? कब देखा? अभी देखा था, हो रहा था, सॉल्व हो रहा था। हाँ, टफ था। अरे मॉडल पेपर टफ था यार, तो बाप को एक कॉल कर देता हूँ वहीं से बैठे बैठे। नहीं, चले जी। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स। इन्वेंट्री क्या है? जब भी लफ्ज इन्वेंट्री इस्तेमाल होगा आप क्या बोलेंगे? एसेट। सिस्टम चाहे पीरियोडिक हो, सिस्टम चाहे परपीचुअल हो, इन्वेंट्री के नाम से जब भी पुकारेंगे तो क्या बोलेंगे? एसेट बोलेंगे। मिसाल के तौर पे सिस्टम अगर परपीचुअल है तो आप खरीदते ही इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर देते हैं। सिस्टम अगर क्या है तो आप खरीदते ही इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट नहीं करते, परचेज डेबिट करते। लेकिन ईयर एंड पर परचेज में से कुछ पोर्शन निकाल के उसको क्या मान लेते हैं? एसेट। तो जब इन्वेंट्री का नाम आया तो क्या बोला? एसेट ही बोला, चाहे सिस्टम पीरियोडिक हो या परपेचुअल। लफ्ज इन्वेंट्री जब इस्तेमाल होगा तो आपको बोलना क्या है? एसेट बोलना। बाकी इसके और नाम भी है, मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं ना। खुश हुआ, खुश हुआ, सुनकर खुश हुआ ये। ठीक है जी, चलिए ये बाहर आ। मर्चेंडाइज लफ्ज सुनते ही इसको क्या हुआ? बोला हाँ हाँ कुछ सुनी सुनी, अब मतलब की बात हुई। ठीक है जी। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द, वो सामान जो आपने खरीदा है किस नियत से? बिजनेस के नॉर्मल रूटीन में बेचने की नियत से, इस्तेमाल करने की नियत से, तो वो आपके लिए क्या है? इन्वेंट्री। अगर आपने फर्नीचर खरीदा है शोरूम में बेचने के लिए तो फर्नीचर क्या हुआ? इन्वेंट्री। लेकिन अगर आपने फर्नीचर खरीदा है ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए तो एसेट तो है लेकिन इन्वेंट्री नहीं है, क्या है फिर? प्रॉपर्टी प्लांट। इन्वेंटरीज आर एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। या फिर इन्वेंटरीज वो एसेट है जो प्रोडक्शन का प्रोसेस मुकम्मल करने के क्या आएंगी? काम आएंगी। या फिर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। या इन्वेंट्री वो मटेरियल है जो चीजें बनाने के क्या होंगी? काम आएंगी, या सर्विसेज प्रोवाइड करने के काम आएंगी। तो इन्वेंट्री कितनी शक्लों में हो सकती है? 3 शक्लों में। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर कार मैन्युफैक्चर होती है तो वो कार हमारे पास, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उसके पास जो इन्वेंट्री होती है वो इन्वेंट्री उसके पास वर्क इन प्रोसेस शक्ल में होती है, क्योंकि इंजन हम नहीं बनाते, इंजन बना बनाया आता है। तो इंजन इज व्हाट? फिनिश गुड या सेमी फिनिश गुड? तो सेमी फिनिश गुड्स का लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए? वर्क इन प्रोसेस के लिए। अगर आपको वर्क इन प्रोसेस समझ नहीं आता तो आप उसके लिए सेमी फिनिश गुड, जो एक मुकम्मल चीज ना हो लेकिन किसी चीज में जुड़कर क्या हो जाए? मुकम्मल हो जाए। ठीक है जी। अब उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट। क्या? गुड्स इन ट्रांजिट। यहां पर रुक कर कुछ तफसीली गुफ्तगू करनी है आपसे। अब आप मुझे बता दें, आज की क्लास के अंदर बड़ी टेक्निकल किस्म की या टेक्निकल नॉलेज की गुफ्तगू होगी, आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। क्या आपने एडजस्टमेंट्स पढ़ ली? क्या आपने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पढ़ ली? क्या आपको उससे ट्रायल बैलेंस बनाना आ गया? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अभी अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देख लो, अभी हो जाएगा। लापरवाही करोगे नुकसान उठाओगे, गुंजाइश नहीं है लापरवाही करने की। ठीक है जी। अब एक चीज समझेंगे हम लोग, हेडिंग लगाइएगा अपने पास, एक टर्म लिखिएगा,
उसको बोलेंगे पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पॉलिसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। क्या इसका ब्रैकेट में उर्दू तर्जुमा लिखेंगे, इसका ब्रैकेट में उर्दू तर्जुमा लिखेंगे, क्या होना चाहिए और क्या हुआ है। क्या होना चाहिए और क्या हुआ है। लाओ मैं अटेंड करता हूँ, लाओ लाओ अटेंड करूँ, लाओ। हुसैन भाई होंगे ना? लाओ, अननोन नंबर पता लग जाएगा। हाँ जी, नंबर नोट कर लिया तुमने? हाँ जी, पॉलिसी क्या लिखा, क्या होना चाहिए और क्या हुआ है। समझ में आई कुछ बात? सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर क्या, सेल्स। नंबर 1 ऐसे करके लिखें सेल्स, और फिर लिखिए इसके नीचे पॉलिसी। सेल रिकॉर्ड करने की पॉलिसी। क्या हम कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। तो सेल्स हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। तो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग फॉलो करते हो कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए, जब राइट टू रिसीव क्या हो जाए। तो आम तौर पर राइट टू रिसीव कब स्टेब्लिश होता है, जब इन्वेंट्री चली जाए कहां से, गोडाउन से। जब इन्वेंट्री गोडाउन से क्या हो जाए, रुखसत हो जाए। ठीक है जी, तो क्या होगा, नहीं ये सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझना है। तब हमारी जिम्मेदारी क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब अब रास्ते में इन गुड्स को कुछ हो, कोई नुकसान पहुंचे, तो वो जिम्मेदारी रास्ते का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस, रास्ते का रिस्क किसके जिम्मे है, सेलर के जिम्मे या बायर के जिम्मे। आइए इस बात को एक और तरह समझते हैं। दो किस्म की पॉलिसीज होती हैं, एक इसको साइड पे कहीं लिख लीजिएगा अपने पास, FOB। FOB फ्री ऑन बोर्ड। क्या फ्री ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड मतलब किसी भी चीज को रास्ते में ले जाना, ऑन बोर्ड। यानी अगर आप बोलेंगे, आप सुनते ना एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास, मतलब अगर बोर्डिंग पास है तो आप जहाज पे सवार हो सकते हैं, तो आपने किसी भी चीज को एक तरह से सवार करवा दिया, ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। FOB, FOB पॉलिसीज दो किस्म की होती हैं, ये लफ्ज आप सीख लें अच्छी तरह, आगे बहुत काम आना है। FOB पॉलिसी नंबर 1 है FOB शिपिंग पॉइंट। क्या FOB शिपिंग पॉइंट, और एक पॉलिसी का नाम है FOB डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन किसको बोलेंगे, मंजिल को। केस 1, बतौर सेलर नॉर्मल क्या है, मार्केट का नॉर्म क्या है, नॉर्म। आप कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं, फ्रिज खरीदा, AC खरीदा, ट्रांसपोर्टर सेलर प्रोवाइड करेगा। चलो सबसे आसान कर लो, आपने बकरीद के टाइम पर मार्केट से एनिमल बाय किया, ट्रांसपोर्टर वो प्रोवाइड करेंगे या बाहर से आप करवा के लाओगे। अब रास्ते में जानवरों को कुछ भी हुआ, जिम्मेदारी किसकी है, बायर की सेलर की, बायर की, सेलर की जिम्मेदारी। तो इसका मतलब FOB शिपिंग पॉइंट मतलब सेलर ने जैसे ही बायर के लोडर पर, बायर के लोडर पर सामान लोड करवा दिया, सेलर का जिम्मा खत्म। अब रास्ते में जले, एक्सीडेंट हो, तबाह हो, नुकसान हो, रास्ते का रिस्क किसने बेयर करना है। तो इसका मतलब सेलर ने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसको ट्रांसफर कर दिया, बायर। अब बायर इसको आगे किसी और को महंगा बेच के फायदा उठा ले, उसकी मर्जी, वो कंज्यूम कर ले, उसकी मर्जी।
नुकसान होगा किसका होगा, बायर का। इस पॉलिसी को बोलते हैं, इसका मतलब हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स उसको ट्रांसफर कर दिया, हमारा उससे पैसे लेने का राइट टू रिसीव क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। तो जब भी पॉलिसी एफओबी शिपिंग पॉइंट होगी ना, हमारी जेब से कभी कैरेज आउटपुट खर्च नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो खरीद रहा है वही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या कर रहा है, बेयर कर रहा है ना। तो फिर सेलर कभी भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बेयर नहीं करेगा। कैरेज आउटवर्ड होता ही कब है, जब हम कह रहे हो कि जी सामान हम आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे, क्या बोलेंगे उसको, एफओबी डेस्टिनेशन। इसका मतलब आपके दरवाजे तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी, हमारी। अब बताएं, जब पॉलिसी एफओबी डेस्टिनेशन है तो रास्ते का रिस्क कौन बियर कर रहा है, सेलर। तो इट मीन रास्ते में गुड्स का कुछ हो गया, जिम्मेदारी किसकी है, हमारी। तो समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अब मैं लिख रहा हूं पॉलिसी। नॉर्मल पॉलिसी हमारी जो होती है किसी भी चीज को बेचने की, वो डिफॉल्ट पॉलिसी क्या होती है। हाँ, अगर कुछ ना लिखा हो तो आपको हमेशा डिफॉल्ट पॉलिसी कौन सी अज्यूम करनी, शिपिंग पॉइंट पॉलिसी। ठीक है जी। आप क्या लिखेंगे, सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड when goods are dispatched। हाँ जी बोले, क्या मतलब, जैसे ही गोडाउन से गुड्स निकली, जिम्मा खत्म हुआ हमारा, गुड्स किसकी हो गई, पक्का। तो अब हमारा क्या इस्टेब्लिश हुआ, तो इसका मतलब गुड्स के गोडाउन से डिस्पैच होते ही हमारा राइट टू रिसीव क्या होना चाहिए, इस्टेब्लिश होना चाहिए। ऐसा ही है ना। तो सेल रिकॉर्ड करने का पॉइंट क्या होना चाहिए, गुड्स। ये हमारी पॉलिसी। लेकिन क्या अकाउंटेंट गोडाउन में बैठा हो, क्या अकाउंटेंट गुड्स को अपने हाथों से डिस्पैच करवा रहा है। अकाउंटेंट को सेल होने का पता कब लगेगा, गुड, उसके पास डॉक्यूमेंट, इनवॉइस डॉक्यूमेंट है ना, गुड। तो अब यहां लिखूंगा मैं क्या, प्रोसीजर। सेल्स is entered in sales journal when invoice is issued। सेल्स को हम सेल्स को हम सेल्स को हम सेल्स जर्नल में, सेल्स डे बुक में इंटर करेंगे। कब, कौन इंटर करेगा, तो अकाउंटेंट को सेल होने का पता कब लगता है। इसका मतलब सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए पॉलिसी के मुताबिक, होती है प्रोसीजर के मुताबिक। तो पॉलिसी जो होना चाहिए, प्रोसीजर जो हुआ है, अगर पॉलिसी और प्रोसीजर में कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले तो क्या करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, पॉलिसी। तो आसान लफ्जों में अगर मैं आज बोलूं, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, पॉलिसी और प्रोसीजर को रिकंसाइल करने का क्या है नाम। एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, पॉलिसी और प्रोसीजर को, अभी भी आपने बात पिक नहीं की, चले आपको कुछ पुरानी बातें याद दिला गया, फिर पिक करवाते हैं बात। सेल्स के अलावा और परचेज के अलावा, सेल्स रेवेन्यू के अलावा, परचेज एक्सपेंस के अलावा जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस थे, वो अलग से अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड करने के लिए उनकी उनकी कोई सेपरेट बुक मौजूद है हमारे पास। ये तमाम एक्सपेंसेस उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं होते जब तक कि उनकी पेमेंट कैश बुक में रिकॉर्ड ना हो। आवाज नहीं आई, इसलिए मैं बोलता था जो पे किया ये प्रोसीजर है, लेकिन एक्सपेंस तो पे किए बगैर भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, अगर ड्यू हो चुका है।
लेकिन हमेशा हमारा ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस उतना शो कर रहा है, हमारे पास कोई सैलरीज डे बुक नहीं है जो सैलरी एक्सपेंस को अक्रूवल बेसिस पे फौरन क्या कर ले, रिकॉर्ड कर ले। तो इसका मतलब सैलरी हमेशा हमें उतनी दिखेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी एक्सपेंसेस जो परचेज के अलावा हैं उनको रिकॉर्ड करने का जो हमारा प्रोसीजर है वो कैश बेस है नहीं, लेकिन हमारी पॉलिसी क्या है, अक्रूवल बेस है। तो जब भी ऐसा होता है कि हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं उसमें हमें उतना ही बैलेंस दिखता है जितना हमने क्या किया, पे किया, तो हम अपने प्रोसीजर को पॉलिसी के मुताबिक बनाने के लिए क्या पास करते हैं, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को पॉलिसी के मुताबिक बनाने का क्या है, नाम, ये एडजस्टमेंट। अगर आपको ये मैं जो जुमला बोलता हूँ ना, जो पे किया वो रिकॉर्ड किया, जो रिसीव किया रिकॉर्ड किया, जुमला मैं किस बेस पे बोलता हूँ, प्रोसीजर की बेस पे बोलता हूँ। नंबर 2, आप मुझे परचेज और सेल के अलावा किसी और चीज को अक्रूवल बेस पर फौरी तौर पर रिकॉर्ड होने का प्रोसीजर साबित कर। हर चीज आपने, अगर आपने बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री पढ़ी है और जो मैंने बोला है वो फॉलो किया तो फिर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं आ रही तो हालात खराब। आप देख लें, चाहे रेंट एक्सपेंस हो, चाहे सैलरीज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ये हमेशा उतने ही दिखे ट्रायल बैलेंस में। तो जब पे हुए तो कौन सी बुक में गए, कैश बुक में। वहां से कहाँ गए, जर्नल लेजर में, इनके अपने अकाउंट में। वहां से कहाँ पहुंचे, ट्रायल बैलेंस में। अब ज्यादा पे हुए थे, प्रीपेड बना दिया। कम पे हुए थे, एक्सपेंस बढ़ाकर लायबिलिटी क्या कर दी, क्रिएट कर दी। ये जो एडजस्टमेंट बनी है इसलिए बनी कि हमारा प्रोसीजर क्या था, कैश बेस था, लेकिन हमारी पॉलिसी जो थी, तो इसलिए हमें अपने प्रोसीजर को पॉलिसी के मुताबिक बनाने के लिए क्या पास करनी पड़ी, एडजस्ट। इतनी सी बात। अब यहाँ भी एक ऐसे ही मसला आ रहा है कि भाई सेल रिकॉर्ड करने की पॉलिसी क्या है, कि जब गुड डिस्पैच हो तो वो हमारी सेल बन जानी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सेल बनती कब है। तो अब ईयर एंड पर हमें कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। क्या इश्यूज क्या हो सकते हैं, गुड इश्यूज क्या हो सकते हैं। इशू इशू नंबर 1 देखते हैं, गुड्स dispatched and invoices issued on 28 and 30 December respectively। हमने गुड डिस्पैच कब की, 28 दिसंबर को, और उसकी इनवॉइस कब जनरेट हुई। तो क्या जब 28 दिसंबर को गुड डिस्पैच हुई तो उसूली तौर पर तो 28 दिसंबर को सेल रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन सेल असल में रिकॉर्ड कब हुई। तो 28 दिसंबर की सेल 30 दिसंबर से रिकॉर्ड होने पर हमें कोई फर्क पड़ा, हमारे पॉलिसी को कोई फर्क पड़ा नहीं सर। क्यों, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, सेम। लेकिन अगर ये सेल हुई होती, इन गुड डिस्पैच हुई होती 31 दिसंबर को और सेल रिकॉर्ड हुई होती 2 जनवरी को, और बीच में क्या होता, ईयर एंड होता, तो हमें कोई फर्क पड़ता। सोचने वाली बात है। तो जरा सोचिएगा, गुड डिस्पैच कब हुई, तो एज पर पॉलिसी ये हमारी सेल है। क्यों, क्योंकि जिस डेट पर गुड डिस्पैच हुई है उस डेट पर हमें सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए, लेकिन सेल हम रिकॉर्ड कब कर पाए हैं, 30 दिसंबर को, सेम पीरियड में। उससे अकाउंट पीरियड तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एज पर पॉलिसी सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए, एज पर प्रोसीजर सेम पीरियड में सेल रिकॉर्ड हो चुकी है, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत या कोई जरूरत नहीं। आप सबसे पूछ रहा हूं,
तो इट मीन्स जो पॉलिसी है प्रोसीजर ऑटोमेटिकली उससे मैच हो चुका है ना, सेम पीरियड की वजह से। हमेशा दोनों में इख्तलाफ कब होगा? जब पॉलिसी ईयर एंड पर मौजूद हो, प्रोसीजर ईयर एंड के बाद अप्लाई होगा। तो अगर इसका दूसरा केस बनाए, क्या बनेगा? गुड्स डिस्पैच अमाउंटिंग रुपीज 200,000 on 31st December 2021, but their corresponding invoices were issued on 2nd January 2022। हाँ जी, क्या मतलब? गुड डिस्पैच हुई है कितने की? 2 लाख की। कब डिस्पैच हुई? 31 दिसंबर 2021 को। आप उनकी इनवॉइसेस कब जारी कर रहे हैं? तो अगर ये इनवॉइसेस 2 जनवरी को इंटर हो, कहां पर? सेल्स डे बुक में, तो ये कौन से साल की सेल कहलाएंगी? 2022। अब आप मुझे बताएं, एज पर पॉलिसी ये कौन से साल की सेल है, और एज पर प्रोसीजर ये कौन से साल की सेल बन रही है? अब हमें प्रोसीजर फॉलो करना है या पॉलिसी? तो इसका मतलब जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, क्या वो ये सेल शो कर रहा है? क्यों? क्योंकि जब प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो सेल्स डे बुक में एंट्री बनी ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है? ईयर एंड पर क्या करना है? क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है, मतलब सेल रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी, और जो अगले पीरियड में रिकॉर्ड हुई भी है उसको। हम अगला पीरियड अभी देख नहीं रहे हैं, हमें तो एसओसीआई बनानी है करंट पीरियड की। तो अगले पीरियड की एसओसीआई बनेगी तब रिवर्स करने की बारी आएगी। हमें कभी भी एसओएफपी बनाते वक्त अगले पीरियड में से कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले पीरियड का ट्रायल बैलेंस हमारे सामने है ही नहीं। हमारे सामने तो ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट का है? 31 दिसंबर का है। कुछ समझे बात या नहीं? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? एज पर पॉलिसी गुड डिस्पैच हो चुकी हैं और ये हमारे लिए सेल है। एज पर प्रोसीजर 31 दिसंबर तक कोई इनवॉइस इशू नहीं हुई, तो 31 दिसंबर तक तो कोई सेल रिकॉर्ड नहीं हुई, लिहाजा हमारा ट्रायल बैलेंस कोई सेल शो नहीं कर रहा इतने से। तो लिहाजा ईयर एंड पर हमें एज पर पॉलिसी क्या करना है? इसको एडजस्ट करना है। और क्या आउटकम निकलेगा? रिकॉर्ड सेल्स। तो हम एंट्री बनाएंगे क्या? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने से? 2 लाख से। और अगर सिस्टम परपिचुअल है तो साथ में एक एंट्री और भी बनेगी, पता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स। लेकिन अगर सिस्टम पीरियोडिक है तो फिर दूसरी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं हो। अच्छा, ऊपर लिख दें नो एडजस्टमेंट। क्यों नो एडजस्टमेंट का मतलब? नो एडजस्टमेंट का मतलब क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म हो चुका था, तो अब फर्दर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं। इसका सी केस, गुड्स इनवॉइस्ड amounting rupees 250,000 on 31st December 2021, but goods were dispatched after ईयर एंड। यानी हमने गुड्स इनवॉइस की कितने अमाउंट की?
2.5 लाख। कब इनवॉइस की? तो अगर इनवॉइस इशू हो चुकी है तो एज पर प्रोसीजर हम इस इनवॉइस को सेल्स डे बुक में एंटर कर चुके हैं। तो जिन गुड्स को हम क्या मान रहे हैं सोल्ड, वो कहाँ पड़ी है? गोडाउन में। और जो क्लोजिंग स्टॉक की गिनती होगी उसमें भी क्या हुई होंगी? शामिल हुई होंगी। तो गोडाउन में पड़ी है तो जिम्मा किसका है, हमारा या बायर का? तो वो गुड्स हमारे लिए एज पर पॉलिसी सोल्ड कहलाई या अनसोल्ड कहलाई? अनसोल्ड कहलाई। गोडाउन से डिस्पैच ही नहीं हुई तो क्या कहलाई? अनसोल्ड कहलाई। लेकिन प्रोसीजर परफॉर्म होने की वजह से हमने उनको क्या मान लिया? सेल मान लिया। अब क्या करना चाहिए? अब सेल को ही क्या करना चाहिए? रिवर्स कर देना चाहिए। ये हमारे लिए सोल्ड नहीं है, अनसोल्ड। सेल रिकॉर्ड हुई क्यों थी? प्रोसीजर परफॉर्म होने की वजह से। लेकिन एज पर पॉलिसी हमारी सेल नहीं थी। तो हमेशा हमें अपने प्रोसीजर को एडजस्ट करना होगा। किसके हिसाब से? पॉलिसी के हिसाब। तो अगली एंट्री क्या बननी चाहिए बताइए? सेल्स डेबिट अकाउंट रिसीव पेएबल, अकाउंट पेएबल, रिसीवेबल रिवर्स करेंगे ना। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 2,50,000 से। ठीक है जी। क्या कहते हैं? आगे बात समझ में नहीं? चले। प्रोसीज यानी क्या कहते हैं? पॉलिसी, प्रोसीजर। आई समझ में बात या नहीं? चले देखते हैं। अब इस तरह परचेज की पॉलिसी बनानी है और फिर परचेज का क्या है? प्रोसीजर है। नहीं करें? हाँ जी। सेकंड पॉइंट क्या लिखा आपने? परचेजेस। परचेजेस के लिए क्या लिख रहा हूं मैं? पॉलिसी। परचेजेस शुड बी recorded earlier of receipt of goods or invoice. Purchases should be recorded earlier of receipt of goods or invoice. मतलब परचेज इन दो में से जो काम क्या हो जाए? पहले हो जाए, उस पर रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। मतलब गुड्स पहले गोडाउन में आ गई, परचेज रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। इनवॉइस पहले मिल गई, गुड्स भले ना पहुंची हो तब भी परचेज रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। तो परचेजेस शुड बी रिकॉर्डेड अर्लियर ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स और इनवॉइस। परचेजेस शुड बी रिकॉर्डेड अर्लियर ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स और इनवॉइसेस। प्रोसीजर। Purchases are entered in
purchase journal when invoice is received purchases are entered in the purchase journal when अकाउंटेंट को परचेज होने का पता कब लगता है? जब उसके पास इनवॉइस, तभी वो क्या करता है? परचेज डे बुक में एंटर करता है। ठीक, अब सिनेरियोस क्या बने? गुड रिसीव्ड on 28 December 2021, but the invoice was entered in purchase journal on 31st December 2021. बोलिए, गुड्स कब मिली? कहाँ आ गई? गोडाउन में आ गई। आवाज नहीं आ रही बेटा। किसके गोडाउन में पड़ी हुई? बतौर बायर हमारे गोडाउन में। तो अब उसको कुछ हो नुकसान कौन भरेगा? हम ही भरेंगे। इनवॉइस कब मिली? 31 तारीख को। परचेज डे में कब एंटर हुई? 31 तारीख को। तो 28 तारीख को मिलने वाली गुड्स एंटर कब हुई? तो क्या अकाउंटिंग पीरियड चेंज हुआ? तो कोई एडजस्टमेंट दरकार है? तो जवाब क्या होगा? नो एडजस्टमेंट। गुड्स received on 31st December 2021 amounting rupees 200,000 was entered in purchase journal on 2nd January 2022 on receipt of invoice। यही आईकेप के धोखे हैं। आपको तासुर ऐसा दे रहा है कि परचेज डे बुक में एंट्री बन चुकी है, हालांकि वो दूसरे पीरियड में बनी है। हालांकि उस पीरियड में बननी नहीं चाहिए। कब बननी चाहिए? इस पीरियड में। आपको अगले पीरियड का कुछ नहीं सोचना, आपको सोचना है क्या इस पीरियड में एंट्री बनी है या नहीं बनी। ये उसूल ध्यान में बिठा लीजिएगा। वो जो कभी भी वो ना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा। वो बोलना यही चाह रहा है कि इस पीरियड में एंट्री नहीं बनी, लेकिन बताने का अंदाज उसका क्या है? दूसरा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड रिसीव कब हुई? गुड्स कब रिसीव हुई? 31 दिसंबर 2021 को, यानी 31 दिसंबर को ये गुड्स कहां पर हैं? आपके गोडाउन में हैं। तो पॉलिसी क्या बोलती है? परचेजेस शुड बी रिकॉर्डेड अर्लियर ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स और इनवॉइस। गुड्स पहले मिल जाएं या इनवॉइस हाँ जी, पॉलिसी क्या कहती है? गुड्स पहले मिल जाए या इनवॉइस पहले मिल जाए, जो काम दोनों में से पहले हो जाए परचेज रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। तो बताइए, एज पर पॉलिसी गुड्स कब रिसीव हुई? तो परचेज कब रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, लेकिन हो नहीं सकी। क्यों? क्योंकि इनवॉइस 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 रिसीव नहीं हुई। यानी कब रिसीव हुई? अगले अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका मतलब ये हुआ एज पर पॉलिसी हमारी परचेज है, लेकिन एज पर प्रोसीजर परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई। गुड्स कहां पर है? क्लोजिंग स्टॉक की गिनती में आ चुकी होंगी। यस सर। तो क्लोजिंग स्टॉक में तो अलग से शामिल करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ अब किस में शामिल करना है?
परचेज बनेंगी तो बतौर क्लोथिंग स्टॉक उसमें से क्या होंगी, लेस होंगी ना। अगर क्लोथिंग स्टॉक में शामिल कर दें और परचेज में शामिल ना करें तो फिर वो क्लोथिंग स्टॉक किसी और परचेज को कम कर देगा। तो इसका मतलब क्लोथिंग स्टॉक के तौर पे लेस होने के लिए पहले परचेज में शामिल होना क्या है, जरूरी है, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, अब क्या रिक्वायर्ड है, एडजस्टमेंट। वजह क्या है एडजस्टमेंट बनाने की, परचेज की एंट्री ना बनना, वजह इनवॉइस का ना मिलना, क्या करें, एडजस्टमेंट बनाए, हमारे अकाउंटेंट भाई एडजस्टमेंट बनाएंगे जी, एंट्री बनवाएंगे। परचेज डेबिट 2 लाख से, अकाउंट पेएबल क्रेडिट 2 लाख से। कौन सा सिनेरियो था ये, गुड रिसीव हो चुकी हैं, गोडाउन में मौजूद हैं, गोडाउन में होने की वजह क्लोथिंग स्टॉक की गिनती में भी शामिल हो गई हैं, लेकिन इनवॉइस ना मिलने की वजह से परचेज डे बुक में परचेज के तौर पर रिकॉर्ड। तो अब तय करें एज पर पॉलिसी परचेज है या नहीं है तो है, तो आप क्या करें, एडजस्ट करके रिकॉर्ड करें, एडजस्ट करके, एडजस्टमेंट बना के क्या मान लें, परचेज मान लें। अच्छा, तीसरा केस, गुड्स विथ इनवॉइस वैल्यू of rupees 300,000 were entered in what, परचेज जनरल। अब ये इससे बड़ी एहतियात करेगा, इन परचेज जनरल ऑन 31 दिसंबर 2021 on receipt of invoice, but goods were received on 2nd January 2022। क्या मतलब, क्या मतलब, इसको इन शॉर्ट बोले, इनवॉइस रिसीव्ड बट गुड्स नॉट रिसीव्ड, क्या बोले इसको, इनवॉइस, गुड्स की इनवॉइस मिल चुकी है। अब इसके दो सिनेरियो बनाऊंगा फर्दर में, इससे पहले नहीं बनाया मैं। FOB शिपिंग पॉइंट, यहां मसला आ रहा है सर, FOB शिपिंग पॉइंट। आप सबकी भरपूर तवज्जो। 31 तारीख को हमें क्या मिला, इनवॉइस मिली, किसको मिली, अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट ने उससे एंट्री बना दी, परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, ये एंट्री बन चुकी है। लेकिन जो गुड्स परचेज में हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनने जा रही हैं, वो कहाँ है, वहीं, कहाँ, रास्ते में। कहाँ, रास्ते में, कहाँ है, रास्ते में। क्या बोलेंगे, गुड्स एंड ट्रांजिट, क्या बोलेंगे, गुड्स एंड ट्रांजिट। अच्छा जी, रास्ते में है तो किसकी है, हमारी है। अगर पॉलिसी कौन सी है तो किसकी है, हमारी, तो हमारी है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्ड है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बॉट है। तो उन गुड्स का ओनर कौन हुआ, हम या सेलर, हम। तो इसका मतलब अब वो गुड्स क्या 31 दिसंबर को गोडाउन में मौजूद है, क्या जो गुड्स रास्ते में है वो हमारे लिए सोल्ड है, अनसोल्ड है, थोड़ा दिमाग चलाना है, हमारे लिए वो सोल्ड है, अनसोल्ड है। क्या वो इनवॉइस की वजह से हमारी परचेज का पार्ट बन चुके हैं। तो अगर उन गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक में शामिल ना किया जाए तो फिर वो गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स का क्या बन जाएंगी,
पार्ट बन जाएंगी। तो हमें उन गुड्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनने से रोकने के लिए क्या करना है, क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट मानना है। तो गुड्स इन ट्रांजिट भी हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। पढ़ के देखें जरा वो लाइन जो स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई। नहीं, ये आ गई बात समझ में? क्या लिखा हुआ, goods in transit are also categorized as inventory of buyer entity where control, risk and rewards is transferred to the buyer। रास्ते का रिस्क कौन बेयर करता है? गुड्स किसके करियर के पास, किसके कैरियर के पास? बायर के कैरियर मतलब जो सामान ला रहा है। तो गुड्स जो कैरियर सामान लेकर आ रहा है वो किसने अपॉइंट किया है? बायर ने। कैरेज इनवर्ड कौन पे करेगा? बायर। अगर कैरेज कौन पे करे? सेलर। तो हमारे लिए कोई इनवर्ड नहीं हुआ ना, उसके लिए क्या हुआ? आउटवर्ड। अगर बतौर सेलर वो कैरेज आउटवर्ड दे रहा है तो हम इनवर्ड नहीं दे रहे, तो इसका मतलब गुड्स पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी है। लेकिन अगर हम कैरेज इनवर्ड दे रहे हैं तो वो आउटवर्ड नहीं दे रहा। तो गुड्स हम अपने दरवाजे तक लाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तो गुड्स रास्ते में किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। प्रॉब्लम क्या है? गुड्स परचेज का पार्ट बन चुके हैं, बन चुके हैं नहीं बन चुके हैं? अब दोबारा रिकॉल करें, परचेजेस शुड बी रिकॉर्डेड अर्लियर ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स और इनवॉइस। गुड्स या इनवॉइस जो दोनों में पहले मिल जाए उस पर परचेज रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। तो क्या हमें इनवॉइस मिल चुकी है? यस। क्या एज पर पॉलिसी हमारी परचेज है? यस। क्या एज पर प्रोसीजर परचेज रिकॉर्ड हो चुकी है? यस। नहीं, एज पर पॉलिसी भी परचेज है और एज पर प्रोसीजर भी परचेज रिकॉर्ड। क्या इशू है फिर? क्या इशू है? सर जिन गुड्स को हमने परचेज में डेबिट किया है ईयर एंड के करीब करीब, वो हमारे लिए सोल्ड है अनसोल्ड है? तो अगर वो अनसोल्ड है तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक को 31 तारीख को गिनने जाएंगे गोडाउन में, तो जो गुड्स रास्ते में हैं वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? तो हमें गुड्स इन ट्रांजिट को अलग से क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना चाहिए ताकि वो परचेज में से अलग होकर कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट ना बन सके, क्योंकि वो अनसोल्ड गुड्स है। तो जो जिस परचेज में है और अनसोल्ड भी है उसे क्लोजिंग स्टॉक में भी होना चाहिए। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब अब यहां पर सोल्यूशन क्या है? परचेज रिवर्स कर दें या एज पर पॉलिसी है तो परचेज तो रिवर्स नहीं होनी चाहिए? आवाज नहीं आई। क्या करें? क्या करें? क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बना दें, एडजस्टमेंट पास करें। क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है तो फिर एंट्री इतने ही अमाउंट से बनने से रह गई है। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कितने से? 3 लाख से। 3 लाख सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट है? 3 लाख सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट है? अरे सेलर की सेलिंग प्राइस है, हम तो बायर हैं, हमारी तो कॉस्ट, हमारी तो कॉस्ट। पक्का ना? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट नहीं, अब हम वो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट